अवेलेबल हैं, इंजीनियर हैं। प्री डायबिटिक अवस्था में इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरुआत होती है। क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस? बड़ा सिंपल है। ये हमारा बॉडी का सेल है, इसके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर है। ये वो दरवाजे हैं जिनमें ताला है, जिसपे इंसुलिन नामक चाबी लगेगी और ताला खुल जाएगा, है ना। ये पूरा बॉडी हमारी जो है, इस बॉडी के अंदर जो हमारा स्केलेटन मसल्स है उस पर ये ताला होता है जो इंसुलिन से खुलता है। हमारा जो फैट सेल है उस पर ये ताला होता है जो इंसुलिन से खुलता है। और हमारी जो हार्ट की कार्डियक मसल है उस पर ये ताला होता है जो इंसुलिन से खुलता है। क्लियर? तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सेल्स इंसुलिन के दृष्टिकोण से या ग्लूकोज के दृष्टिकोण सॉरी बोलेंगे ग्लूकोज के दृष्टिकोण से दो टीमों में बटे हुए हैं। एक टीम जहां पे ग्लूकोज का दरवाजा तो है और उसको खोलने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं है। इंसुलिन विदाउट इंसुलिन ग्लूकोज डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। और एक पार्ट हमारा जो है सेल का एक हिस्सा हमारा जो दूसरी टीम है ना, उसके अंतर्गत ऐसे सेल है जिसमें ग्लूकोज जाने के लिए इंसुलिन नामक चाबी को पहले दरवाजा खोलना पड़ता है, तब जाके ग्लूकोज का दरवाजा खुलता है और ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये हम सबको क्लियर है। अब जब हमारे बॉडी सेल्स पर इन्फ्लेमेशन आता है, सूजन आती है, बड़ी देशी भाषा में बोले तो सूजन आ गई। ये क्यों आ गई? गलत लाइफस्टाइल के कारण, गलत खान पान के कारण, पॉल्यूशन के कारण, उम्र हो जाने के कारण भी होता है, ठीक है। अन्य कई प्रकार के कारण है, मेडिकेशन से लेकर सारी चीजें, स्ट्रेस से लेकर सारी चीजें। अब अगर वो इन्फ्लेमेशन उस सेल के ऊपर है तो इन्फ्लेमेशन कहाँ आ गया? उस ताले पर भी आ गया, ताले का स्ट्रक्चर खराब हो गया, इंसुलिन नामक चाबी उस पर लगती नहीं, ग्लूकोज अंदर जाता नहीं। ग्लूकोज ब्लड में रहेगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी ब्लड में, इसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे मेडिकल भाषा में। और ये लक्षण का है डायबिटीज का। जब डायबिटीज शुरू हुआ प्री डायबिटीज के रूप में तो ग्लूकोज 140 पे आया, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210। अब ब्लड टॉक्सिक होने लग गया, ब्रेन ने आदेश दिया इसको बाहर निकालो, तो ग्लूकोज को बाहर निकाला यूरिन के द्वारा। जैसे यूरिन में ग्लूकोज आया, डायबिटीज मेलाइटस घोषित हो गया। डायबिटीज मेलाइटस मतलब, डायबिटीज मेलाइटस ये ग्रीक और लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है स्वीट यूरिन पास अवे। हिंदी में मधुमेह, मधु मतलब मीठा, मेह मतलब यूरिन। क्लियर? तो आज की कंडीशन में हमने इसको डायबिटीज को समझा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझा जो प्री डायबिटीज से शुरू होता है, फिर ये डायबिटीज में कन्वर्ट होता है, फिर ध्यान न देने के कारण, लगातार ग्लूकोज शरीर का बढ़ा रहने के कारण प्रेशर बनता है बीटा सेल पर, और एक प्रकार से बीटा सेल पर इन्फ्लेमेशन आ जाता है। क्योंकि किसी भी चीज को आप तनाव में रखोगे, प्रेशर में रखोगे, तो वो वहां पर इन्फ्लेमेशन आएगा। वहां इन्फ्लेमेशन आएगा तो इंसुलिन प्रोडक्शन गिर जाएगा, मतलब इंसुलिन की बीटा सेल की कार्यक्षमता गिर जाएगी। और जो समस्या अभी तक रेजिस्टेंस तक थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस तक थी, अब वो इंसुलिन डिफिशियंसी। पहले तो इंसुलिन कार्य नहीं कर पा रहा था, अब इंसुलिन बन ही नहीं पा रहा है, समस्या और बड़ी हो गई। क्लियर? तो अब करना क्या होगा रिवर्सल के लिए? बड़ा सिंपल है, ये बॉडी को एक प्रकार से पूरा रिनोवेट करना होगा, इसको रिपेयर करना होगा। तो क्या बॉडी को रिपेयर किया जा सकता है? आंसर है 100%, है ना। कभी कभी रिपेयरिंग मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन हो जाता है, तो उसका मेन कारण क्या है कि वो उस अवस्था में पहुंच गया जहां पे रिपेयरिंग पॉसिबल ही नहीं। इतना ज्यादा हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, इतना ज्यादा उसको प्रेशर दिया है कि जब मेरे शरीर ने शुरुआती इंडिकेशन दिए थे तब मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, है ना। और उसके बाद में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब वो कॉम्प्लिकेशन तक चला गया, अब उसको नाना प्रकार की प्रॉब्लम शुरू हो गई शरीर में।
अब वो दौड़ रहा है, कोई मुझे रिवर्स कर दे, कोई मुझे रिवर्स कर दे, कोई मुझे रिवर्स कर दे। तो ये कंडीशन में कई बार मे बी पॉसिबल कि रिवर्सल ना भी हो, ड्यू टू कंडीशन खराब हो गई है। पर जब हम देख रहे हैं कि प्री डायबिटीज से डायबिटीज आने में और डायबिटीज से कॉम्प्लिकेशन जाने में लंबा समय लग रहा है, और लंबा समय मतलब कोई दिनों का समय नहीं, कुछ महीनों का समय नहीं, सालों का समय लग रहा है, सालों का समय। प्री डायबिटीज में 2 से 5 वर्ष का समय लग जाता है, और डायबिटीज होने के बाद तो 5 वर्ष तो है ही मिनिमम स्लैब में, जहां पर मोर देन 90% लोग रिवर्स हो जाते हैं। पर हम उसको और लेट करते हैं, डिले करते हैं, और फिर जाकर हम उसको रिवर्सल पर लेके जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों सोचना ये है कि क्या रिवर्सल होता है, तो 100% होता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पर अब सिचुएशन अलग अलग है। एक व्यक्ति है प्री डायबिटीज, एक व्यक्ति है न्यू डायग्नोज डायबिटीज, एक व्यक्ति है अंडर 1 ईयर डायबिटीज, एक व्यक्ति अंडर 2 ईयर डायबिटीज, अंडर 3 ईयर, अंडर 4 ईयर, अंडर 5 ईयर, अंडर 6 ईयर, अंडर 7 ईयर, अंडर 10 ईयर, अंडर 15 ईयर। तो ये अलग अलग लोग हैं, सबके डायबिटिक लाइफ अलग अलग है। और एक व्यक्ति जो कॉम्प्लिकेशन से घिरा हुआ है, वो रिवर्स नहीं होता, वो चिल्लाता डायबिटीज रिवर्स नहीं होता। है ना? पर करोड़ों लोग हैं जो अंडर 5 ईयर है। अराउंड भारत में इस समय 6 to 7 करोड़ डायबिटिक पेशेंट ऐसे हैं जिनको 5 साल से कम का डायबिटीज, और ये सब रिवर्स हो सकते हैं। ऊपर के लोग भी रिवर्स हो सकते हैं। हमारे बीच में अंतर सिंह भंडारी साहब, इनका 25 साल का पुराना डायबिटीज रिवर्स हुआ है। तो रिवर्सल का बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि आपने बहुत ज्यादा अपने बीटा सेल को परेशान नहीं किया। डायबिटीज हो गया फिर भी आप डिसिप्लिन में रहे। डायबिटीज होने के बाद अपने नियमों का पालन किया, समय से गोली खाई, समय से खाना खाया, व्यायाम किया, ज्यादा ग्लूकोज को बढ़ने नहीं दिया, एचबीएनसी को कभी 10, 11, 12, 13 पे जाने नहीं दिया, उसको परेशान नहीं किया। जब आप उसको परेशान नहीं करोगे, कंट्रोल रखोगे, तो उसके कारण जो नुकसान होते वो होंगे ही नहीं। जो स्थिति आज से 10 साल पहले थी वही आज है। 10 साल पहले भी रेजिस्टेंस था, आज भी रेजिस्टेंस ही है। वो रेजिस्टेंस डिफिशियंसी में बदला ही नहीं। अगर कहीं पर भी किसी को मेरी भाषा समझ में ना आए, कोई नए साथी हैं मंच पर, तो हैंड रेस करके सवाल करें, सिर्फ सुनते न रहें। है ना? आपको हैंड रेस करना है, कहना कि ये बात समझ में नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि शरीर इंसुलिन बना रहा है और उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। तो मेरे शरीर में जितनी भी स्केलेटन मसल्स हैं, इसमें GLUT4 नाम का दरवाजा होता है, ग्लूकोज के दरवाजों में GLUT4 बोलते हैं, और ये दरवाजा इंसुलिन से खुलता है ना? अब देखो, जो बात मैं बताने जा रहा हूं, इसको आपको कस्टमर को नहीं बताना है, पेशेंट को इससे कोई लेना देना नहीं, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। है ना? थोड़ा सा उसको सीखेंगे हमारे नॉलेज के लिए, जिससे कि हमको पिक्चर विजुलाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर हमारा विजुलाइजेशन प्रॉपर है तो फिर कहीं टेंशन और चिंता की बात नहीं होती। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा। शरीर में ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने वाले ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये जो सेल होता है हमारे बॉडी का, उसका आउटर लेयर, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना, पर पाए जाते हैं, और ग्लूकोज को ब्लड के से सेल के अंदर पहुंचाते हैं। ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर पहुंचाते हैं, इन्हें ग्लूट्स कहा जाता है, और ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन द्वारा कार्य करते हैं, यानी बिना एटीपी ऊर्जा के। आप जानते हो कि सेल को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी ऊर्जा चाहिए। और ये जो दरवाजे होते हैं, ये विदाउट एटीपी ऊर्जा के काम करते हैं, है ना, फैसिलिटेट डिफ्यूजन के आधार पर कार्य करते हैं। क्लियर? अब ये जो ग्लूट है, हमको जानना है कि शरीर में कितने प्रकार के हैं। तो मानव शरीर में मुख्य रूप से 14 प्रकार के ग्लूट पहचाने गए हैं, ऐसा विज्ञान कहता है। और इसको विज्ञान ने नाम क्या दिया है? ग्लूट 1 से लेकर ग्लूट 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हैं 5 दरवाजे। ग्लूट 1, ठीक है,
GLUT1 का कार्य का ये कहाँ होता है मोस्टली? तो साइंस ने हमको बताया कि मस्तिष्क और लाल रक्त कोशिका और भ्रूण में होता है। इसका मतलब GLUT1 सिर्फ यहीं पे होता है? नहीं नहीं, बहुत सारी जगह पे होता है, और भी सेल्स उनमें भी होता है, पर ज्यादा संख्या इसकी यहाँ पर होती है। इसका वर्क क्या है? बेसल ग्लूकोज आपूर्ति, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज। मतलब जहां पे GLUT1 है वहां पे कंटिन्यू सप्लाई ग्लूकोज का चलता ही रहेगा, लगातार चलता ही रहेगा, लगातार चलता ही रहेगा जहां GLUT1 है। ठीक। GLUT2 कहाँ है? लीवर में, पेनक्रियाज में, इंटेस्टाइन में, किडनी में। GLUT2 क्या कहता है? इसका एक्शन कैसा? मुख्य कार्य हाई कैपेसिटी लो एफिनिटी ट्रांसपोर्टर, एकदम ग्लूकोज को हाई कैपेसिटी से इंटेक करता, लेता है अंदर, बट लो एफिनिटी, है ना? मतलब अगर ग्लूकोज अधिक होगा तो ही लेगा, अगर वो कम होगा तो नहीं लेगा, है ना? GLUT3 कहाँ होता है? मस्तिष्क में, नर्वस सिस्टम, नर्व सेल में, है ना? हाई एफिनिटी न्यूरॉन्स के लिए ग्लूकोज सप्लाई। हाई एफिनिटी का मतलब अगर ग्लूकोज का लेवल कम भी है तब भी ये खींच लेगा। क्लियर? GLUT4 जिसके हम बातचीत कर रहे हैं, मांसपेशियां, वसा कोशिका है, स्केलेटल मसल्स और फैट सेल, इंसुलिन डिपेंडेंट है। ठीक है। GLUT5 इंटेस्टाइन में होता है, फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर कहलाता है। तो यहाँ पर यह समझना है दोस्तों कि लगभग ये दरवाजे 5 प्रकार के बताए गए हैं, ऐसे 14 प्रकार के दरवाजे हैं। अब एक सेल है, उस सेल पर क्या एक ही प्रकार का दरवाजा होगा? मतलब GLUT4 तो GLUT4 ही होगा? नहीं। अब हमारे मान लीजिए स्केलेटन मसल्स है, तो स्केलेटन मसल्स पे ज्यादा सेल कौन से, दरवाजे कौन से? GLUT4, इसलिए वो खुलते कहां से? इंसुलिन से। इंसुलिन डिपेंडेंट है, और इंसुलिन अगर कार्य नहीं कर पा रहा है या इंसुलिन है ही नहीं तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं। अब वो दरवाजा खुलेगा ही नहीं तो क्या मसल्स को बिल्कुल ग्लूकोज नहीं जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां पर GLUT1 भी होगा, बस अंतर इतना उसकी संख्या कम होगी। तो GLUT4 भी होगा, GLUT1 भी होगा। तो जितनी सप्लाई ग्लूकोज की चाहिए एनर्जी के लिए वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि बाकी दरवाजे बंद है, और कुछ GLUT1 दरवाजे खुले हुए जिससे ग्लूकोज सप्लाई होगा। एकदम आदमी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है ना ग्लूकोज, और उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा है जिस मात्रा में वो क्रिया कर सके, चल सके, उठ सके, बैठ सके, उसको थकान महसूस ना हो। तो एक सेल अगर है तो उस पर कई प्रकार के दरवाजे हो सकते हैं, GLUT1, GLUT3, GLUT4, GLUT5। ये समझने के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिससे एक पिक्चर आया आपको। पर ऐसा हमको डायबिटिक पेशेंट को नहीं समझाना है, वो समझ ही नहीं पाएगा। उसको तो बड़ा सरल भाषा में समझाना है कि हमारे शरीर के जो सेल है उसमें 2 टीमें हैं। एक टीम ऐसी है जिसमें ग्लूकोज जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत है, एक टीम ऐसी है जिसमें ग्लूकोज जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं। पर साइंटिफिक भाषा में अगर हम देखें तो इनको दरवाजों को नाम दिया गया है GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4। और ये शरीर ब्रह्मांड है दोस्तों। कई बार कहते हैं ना लोग, बड़े जोश में आके कहते हैं कि साहब साइंटिफिक तौर पे प्रूफ है। अरे साइंटिफिक तौर पर भी कई चीजें ऐसी प्रूफ होती है जो बाद में बदल दी जाती है, ये भी समझना जरूरी है। एक विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के लिए, है ना, विटामिन मिनरल जरूरी होता है। उसको देखकर एक व्यापारी विटामिन मिनरल की गोलियां लॉन्च करता है, फिर उसका साइंस विरोध करता है कि नहीं ये तो शरीर के लिए नुकसानदायक है। फिर वो एक नया फॉर्मूला लाता है और बोलता है कि सब ये नेचुरल है, इसको फलों से निकाला गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। और फिर वापस से साइंस प्रूव करता है 2007 में कि भले अगर नेचुरल तौर से सोर्सेस से भी आपने अगर कोई विटामिन मिनरल लिया है तब भी उसका सेवन करना शरीर के लिए हानिकारक है। तो फिर आप कहेंगे साहब विटामिन D3 की डिफिशियंसी है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी, क्या करेंगे? जब तक डिफिशियंसी है टेम्पररी लेना है, और दिमाग में बात होना चाहिए कि मुझे इसको अब रिप्लेस करना है अपने भोजन से, है ना? तो साइंस कभी कुछ कहता है, कभी कुछ विथड्रॉ भी करता है। और क्या साइंस ने सारी चीजें एक दिन पता कर ली? चलो बताइए, ग्लूट के 14 दरवाजे साइंस कहता है, ये एक दिन में खोजे क्या? नहीं। जिस दिन GLUT1 खोजा होगा उस दिन भी तो GLUT2 होगा, उस दिन भी तो GLUT3 होगा शरीर में, और उस दिन साइंस को मालूम नहीं था। अभी 14 खोजे दरवाजे, हो सकता है 114 दरवाजे हो। है ना? विज्ञान कहता है हमारे शरीर में 200 प्रकार के सेल है, हो सकता है 400 प्रकार के हो। अभी खोजना बाकी हो, ये तो ब्रह्मांड है।
क्लियर? तो अब अपन ये जो चर्चा कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है? ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम उसको समझने का प्रयास करें कि ये सेल है, इस सेल के ऊपर ग्लूकोज के दरवाजे हैं। अगर दरवाजे नहीं खुलेंगे तो ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, और ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज बाहर रहेगा। बाहर रहेगा मतलब कहाँ रहेगा? ब्लड में रहेगा। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इसको हम मेडिकल भाषा में हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे, और ये लक्षण किसका है? टाइप 2 डायबिटीज। तो शरीर इंसुलिन बना रहा है और शरीर उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये जो सेल है ये इन्फ्लेम्ड हो चुका है। अब मुझे उसको रिपेयर करना है। तो ये गड़बड़ क्यों हुई? आहार के कारण। गलत आहार। ये गड़बड़ क्यों हुई? विहार के कारण। गलत विहार, गलत जीवन शैली। इन दोनों को सुधारेंगे तो क्या ये शरीर रिपेयर होगा? 100%। 100% ये शरीर रिपेयर होगा। क्लियर? अब क्या इन दोनों से पूरा रिपेयर हो जाएगा? तो आज के आधुनिक युग में जहां पे हम भागा दौड़ी ये सब कुछ चल रहा है, उतना समय हमारे पास में नहीं है कि हम उसको रिपेयरिंग करने तक का समय दें, उस लेवल तक का समय दें, है ना? उस तरह का जीवन शैली पूरा अपना लें, जिस जीवन शैली को अपनाने के बाद में ये शरीर आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में कंप्लीट अपने आप को रिनोवेट कर ले। 100% उस जीवन शैली के लिए एक प्रकार से आपको इस तरह से जीना पड़ता है कई बार कि जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट व्यक्ति है ना, समय से उसका उठना, समय से उसका खाना खाना, समय से उतनी क्वांटिटी खाना, नाप तोल कर जितनी दी गई है ना? तो ये क्या पॉसिबल है? आंसर है नहीं। आज के जीवन शैली में पॉसिबल नहीं, भागा दौड़ी के जीवन में पॉसिबल नहीं। इसलिए हमको फिर चाहिए उचित उपचार भी, और उचित आहार, उचित विहार और उचित उपचार, ये तीनों चीजें मिला लें तो हम क्या कह सकते हैं कि हम अपने टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, है ना? तो आज हमारा जो प्रोडक्ट है डायबाटी, डायबाबीट कैप्सूल प्रोटेक्ट 360, ये क्या कर रहा है? ये इस सेल को रिपेयर करने का कार्य कर रहा है। तो दो प्रकार से हमारा प्रोडक्ट कार्य कर रहा है। एक तो उसको डैमेज नहीं होने दे रहा सेल को, और जितना आज तक डैमेज हुआ है उसको रेजुनेट करने का कार्य कर रहा है। और इसलिए कहते हैं कि हम 4 पिलर्स पे हमारा पूरा ये प्रोडक्ट डिपेंड करता है। पहला पिलर क्या है ना? आप जब भी रिवर्सल प्रोग्राम देखते हैं तो रिवर्सल प्रोग्राम में मेरे ख्याल से ये बातें आपको बताई जाती है, चाहे वो प्रोग्राम विशाल सर ले, नरेंद्र सर ले, या मैं लूं, है ना, या हमारे डॉक्टर श्रुति मैम ले, तो ये बातें आपको बताई जाती है। तो हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, पूरा तो नहीं। पिलर उचित आहार, दूसरा पिलर उचित विहार, तीसरा पिलर एंटीऑक्सीडेंट्स दिए गए हैं जो ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकते हैं। पर्यावरण के कारण वातावरण हमारे कंट्रोल में नहीं है, आहार विहार हमारे कंट्रोल में है और वातावरण हमारे कंट्रोल में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे कंट्रोल में है आहार और विहार। कई पेशेंट कहते हैं ना, अरे आहार विहार हमारा अगर इतना सुधार लेंगे तो वैसे रिवर्स हो जाएगा। अरे हाँ भाई, आहार विहार आप सुधार लेंगे, उससे तो जो रिवर्स होना वो होना है, पर वातावरण आपके कंट्रोल में है क्या? आंसर है नहीं। तो उसके कारण तो एजिंग प्रोसेस बढ़ा हुआ है, हम उम्र से पहले बुजुर्ग हो रहे हैं, तो हमारा खान पान भी उतना अच्छा नहीं है, और ये वातावरण भी हमको डैमेज कर रहा है हमारे सेल को। तो उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो इस प्रोडक्ट में प्रचुर मात्रा में दिए गए। तो तीसरा पिलर क्या हुआ? एंटीऑक्सीडेंट, जो सेल को होने वाले नुकसान से बचाता है, एजिंग प्रोसेस को रोकता है। अगला इम्यूनोमॉड्यूलेटर दिए गए। अब इम्यूनोमॉड्यूलेटर जब दिए गए हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, ये हमको याद रखना है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। क्लियर? और हमने देखा है कोरोना काल के अंदर कि जो व्यक्ति का इम्यूनिटी कमजोर है, यानी वो किसका है? डायबिटिक व्यक्ति का इम्यूनिटी कमजोर होता है। अगर डायबिटीज है तो आपका इम्यूनिटी, उसका क्या कारण है? बहुत सारे कारण है इम्यूनिटी कमजोर होने के, पर डायबिटिक व्यक्ति का इम्यूनिटी कमजोर होता है, ये प्रूवन हो चुका है। अब हमको समझाने की जरूरत नहीं है, हमने कोरोना काल में हर टीवी चैनल पे सुना है ये बात। तो अलग से उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर दिए गए जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। अगला क्या है? ब्लड प्यूरिफाइंग हर्ब्स।
है ना। जब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, एक मिनट साहब, दिख रहा है साहब, ओके थैंक यू। तो जब हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो हम ये क्या कहते हैं कि हमारे कुछ सेल है जिनमें ग्लूकोज डायरेक्ट प्रवेश करता है, इंटीमा का सेल। अब ये कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे ब्लड वेसल्स की इनर वॉल। हमारे शरीर में 96,000 किलोमीटर से ज्यादा की रक्त वाहिनियां हैं, उसकी इनर वॉल इंटीमा सेल से बनी होती है, और ये इंटीमा सेल प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन और अधिक ग्लूकोज मिलकर चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं, और ये चिपचिपा पदार्थ फ्लो करता है, ब्लॉकेज तैयार करता है, ये वॉल पे चिपका होता है। जब ब्लड का प्रेशर पड़ता है तो कण वहां से निकलकर पूरा सर्कुलेट करते हैं हमारे ब्लड के अंदर, और हमारे सेल को जाकर जब ये जाकर अटैच होता है तो उसको भी एक प्रकार से मतलब उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ब्लड प्यूरिफाइंग हर्ब्स का बहुत बड़ा रोल होता है आज हमारे डायबिटीज रिवर्सल के अंदर। रक्त का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज इटसेल्फ ग्लूकोज बढ़ने पर रक्त को अशुद्ध करता है, और आयुर्वेद में कहा गया है कि रक्त को शुद्ध करना सबसे पहला और प्राथमिक चरण है, पर यहाँ पे डायबिटीज में वो कंपलसरी चरण बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर डायबिटीज के अंदर रक्त अशुद्ध हो रहा है ड्यू टू आज यहाँ पर जो स्निग्ध पदार्थ तैयार होता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, उसके कारण। तो 3 पिलर्स हमने समझ रहे हैं यहाँ पर, एंटीऑक्सीडेंट्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर और ब्लड प्यूरिफाइंग हर्ब्स। और चौथा इसके अंदर क्या दिया है, सेल्स रेजुनेटर। क्या दिया है, सेल्स रेजुनेटर, यस। क्या दिया है, सेल्स रेजुनेटर हर्ब्स, है ना। अब सेल्स रेजुनेटर मतलब क्या, जो आज तक सेल को नुकसान हुआ है उसको वापस से रिपेयर कर। तो इन प्रोडक्ट में 25 तरह के इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, 3-4 प्रकार 5 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है, 3-4 प्रकार जो इंग्रेडिएंट काम कर रहे हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर के लिए काम कर रहे हैं, ब्लड प्यूरिफाइंग के लिए काम कर रहे हैं, सेल्स रेजुनेटर के रूप में 3-4-5 इंग्रेडिएंट काम कर रहे हैं, और इसको सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन में माननीय डॉक्टर नार्लिकर साहब ने बनाया है। सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक औषधि दूसरे औषधि के धर्म गुण को बढ़ा दे, उसको इनहेंस कर दे, उसकी पोटेंसी को बढ़ा दे। तो अब ये टोटल 6 पिलर पे पूरा रिवर्सल काम कर रहा है। और ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई भी डॉक्टर आपको पूछे, भले वो एमबीबीएस हो, एमडी डॉक्टर हो, उनको सब मालूम है डायबिटीज के बारे में, वो यही सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपका प्रोडक्ट क्या काम करता है। तो ये 6 पिलर आपको याद होना चाहिए। उचित आहार विहार तो उनको भी मालूम है, वो तो डॉक्टर हैं, उनके मास्टर हैं। कई बार कोई डॉक्टर एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर आपको कॉल करते हैं जानने के लिए, तो आप अपन घबरा जाते हैं, डॉक्टर से मैं कैसे बात करूं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनको पूरा नॉलेज है, वो डॉक्टर हैं। सिर्फ आपको यह समझाना है कि व्हाट इज आवर प्रोडक्ट साइंस। हम जब रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हम क्या कह रहे हैं, तो हम जब रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आहार विहार के साथ में 4 पिलर्स ट्रीटमेंट के दिए गए हैं। उसमें पहला पिलर एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो हमारे ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकता है। फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर पर आते वातावरण के कारण वो सेल्स को डैमेज कर लेते हैं। दूसरा इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर दिया, ये रट्टा मार दो भले, वो डॉक्टर को मालूम है ये सब क्या है, आप तो सिर्फ रट्टा मार दो इस चीज का। मतलब ये सोचिए कि अगर आप किसी एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर को आंसर कर रहे हैं, इतना ही सब बताया आपने, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, यस ओके, अच्छा आपका प्रोडक्ट ये काम करता है, ओके डन, मैटर क्लोज। अब हम सोचते हो डॉक्टर इसको क्या बताएं, अरे वो डॉक्टर है, वो तो सब कुछ जानता है, पूरा बॉडी जानता है, एक एक चीज जानता है, डायबिटीज कैसे हुआ सब जानता है, सिर्फ उसको समझना है कि भाई रिवर्सल कैसे हो। तो आप क्या समझा रहे हैं, उचित आहार, उचित विहार, फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो 4 स्टेप में काम करता है, 4 पिलर्स पे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ब्लड प्यूरिफाइंग हर्ब्स और सेल्स रेजुनेटर्स। ठीक, अब ये 3 चीजें तो सेल को होने वाले नुकसान से रोकती है, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटर और ब्लड प्यूरिफाइंग हर्ब्स। और सेल्स रेजुनेटर जो चौथा पिलर है, सेल्स रेजुनेट करना, मतलब आज तक जो नुकसान हुआ है उसको रिपेयर करना, मतलब सेल्स रेजुनेटर है।
तो मैं वंस अगेन आशा करता हूं कि आप इस बात को पूरा क्लियरली समझ चुके हैं और इस तरीके से हम रिवर्स करते हैं। अब प्रोडक्ट अपना जाएगा, शरीर में अपना काम करेगा, मामला खत्म। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो सही समय पर रेगुलर हमारा प्रोडक्ट ले, जिस समय कहा गया उस समय ले, जिस मात्रा में कहा गया उस मात्रा में ले। उससे हर महीने हमारा डॉक्टर बात करने वाला है। पेशेंट को आपने रजिस्टर्ड किया, लॉगिन कर दिया उसका। अब पेशेंट को रजिस्टर करते समय उसका ओटीपी लेना अनिवार्य है। नंबर 1, कंपनी से ओटीपी हमको मिलता नहीं, इसलिए पेशेंट के मैं ओटीपी नहीं दूंगा, तो ऐसा पेशेंट हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। ठीक है। कोई भी व्यक्ति बिना कंपनी की जानकारी के अपने सेल्फ ट्रीटमेंट ना दे या प्रोडक्ट ना दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो सारी जवाबदारी उनकी होगी, है ना, उसमें कंपनी की कोई जवाबदारी नहीं होगी। तो हर पेशेंट का आईडी क्रिएट होना चाहिए, उसके फॉर्म पर हमको उसका साइन लेना चाहिए। जब पहली बार आप रजिस्टर करें तो उसका साइन जरूर लेना चाहिए, ओटीपी उसी से मांगना चाहिए, जिससे कि उसका हमारे साथ रजिस्ट्रेशन एक ऑथेंटिक हो। नंबर 1। नंबर 2, हमारे डॉक्टर उनको कॉल करते हैं, ठीक है, और हमारे डॉक्टर जब उनको कॉल करते हैं तो ये पूरा प्रोसीजर है, इसको मना कोई नहीं कर सकता है। देखिए, बाय प्रोफेशन यहाँ पर भी सारे मंच पे डॉक्टर्स हैं। आप पेशेंट क्रिएट करते हैं, आपका पेशेंट 100% सुरक्षित है, क्योंकि हमारा बिजनेस ट्री ऐसा है। तो अब थोड़ा सा हम इसके फाइनेंशियल बेनिफिट को पहले समझ लेते हैं, जिससे कहते हैं कि भाई वो समझ गए तो बाकी सबको समझ में आता है ना, दिमाग में। यस। सो का नहीं है तो आपके अपलाइन से आज इसको मंगा लो, है ना। डे 1, हाउ टू फाइंड कस्टमर। डे 2, हाउ टू क्लोज कस्टमर। डे 3, आप उचित आहार उचित विहार का फॉर्म कैसे पूरा भरना है, क्या करना है, उसका महत्व क्या है। ठीक है। फिर डे 4 का ट्रेनिंग के अंतर्गत जो आपके प्रश्न, मधुमेह प्रश्नावली और दैनिक दिनचर्या फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में चर्चा है। डे 5, फॉर्म ए के नियम का पालन कैसे करें, और डे 6, फॉर्म बी के नियम का पालन कैसे करें। तो यदि आप इस ट्रेनिंग में आए हैं और आपने यहाँ पे उसको संक्षिप्त में सिखाया 3 दिनों के अंदर, लगातार सीखने के लिए ये वीडियो सीरीज आपके लिए उपलब्ध है, और ये वीडियो सीरीज का लगातार आपको फायदा होना लेना है। अभी इसकी जरूरत नहीं अपडेशन की, अभी लेटेस्ट अपडेशन किया गया था, है ना, तो इसमें कंप्लीट कंप्लीशन आता है ना। तो आप इसका पूरा सहयोग ले सकते हैं। क्लियर? यस। अब दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, रिवर्सल की, दिए गए। अब जो 6 दिन का ट्रेनिंग मैंने बताया है, उसमें डे 3 और डे 4 इसमें इन्हीं फॉर्म के ऊपर चर्चा है। क्लियर? अब मधुमेह प्रश्नावली, इसमें 17 पॉइंट है। इसमें 2 प्रकार के फॉर्म मार्केट में सर्कुलेटेड है, एक में 16 पॉइंट है, एक में 17 पॉइंट है। आपको ध्यान रखना 17 पॉइंट वाला फॉर्म इस्तेमाल करना है, ये कंप्लीट वाला फॉर्म है। तो इसमें 17 पॉइंट है। चूंकि पॉइंट ज्यादा है इसलिए अक्षर छोटे हैं, कभी कभी लोगों को हमको तकलीफ भी आती है, पर क्या करें, उसको एक फॉर्म पर देना जरूरी था। तो 17 पॉइंट उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूरा बताते हैं। इसमें से एक एक पॉइंट का महत्व है, इसलिए कोई भी पॉइंट खाली नहीं छोड़ना है। और विश्वास मानिए कि जब इस फॉर्म को भरते 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 आप इसकी ट्रेनिंग लेंगे बाद में, अभी जो वीडियो ट्रेनिंग अवेलेबल है उसको सुनेंगे पहले आप, और उसके बाद जब आप एफटीटीसी बन जाएंगे और कभी इसका ट्रेनिंग वहां से आपको दिया जाएगा, तो आपको इस फॉर्म का महत्व समझ में आएगा कि पूरा मेडिकल हिस्ट्री जो उस पेशेंट का है वो यहाँ पर आपको क्या करेगा, इस फॉर्म के ऊपर दिखाई देगा। क्लियर? तो इस फॉर्म को आपको बहुत तरीके से भरना है, आराम से भरना है, पूछ पूछ कर भरना है। और फिर दूसरा फॉर्म है दैनिक दिनचर्या फॉर्म, इसको भी पूछ पूछ के डिटेल पूरा भरना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 2 फॉर्म है, मधुमेह प्रश्नावली और दैनिक दिनचर्या फॉर्म, आने वाले समय में आपकी मास्टरी इतनी हो जाएगी कि फॉर्म भरने के बाद ही आप समझ जाएंगे कि बंदा रिवर्स होगा कि नहीं होगा। सोचिए आप, आने वाले कुछ समय बाद, महीनों बाद, उस फॉर्म को भरने के बाद आपको ही अंदर से एक सिग्नल मिल जाएगा कि ये व्यक्ति रिवर्स होगा कि नहीं होगा। उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानकर आप खुद ही समझना शुरू कर देंगे। उससे पूछते समय में
आप जानना शुरू कर देंगे। इस फॉर्म में एक पॉइंट लिखा गया है, आपकी औसत आज तक की ग्लूकोज क्या रही। लोग उसको समझ ही नहीं पाते कि औसत ग्लूकोज का मतलब क्या। अब औसत ग्लूकोज का मतलब क्या मांगा गया आपसे, ध्यान से सुनिएगा। औसत ग्लूकोज का मतलब यदि किसी व्यक्ति को 7 साल, 8 साल, 10 साल से डायबिटीज है, 5 साल से डायबिटीज है, किसी को 15 साल से डायबिटीज है, तो भाई 15 साल में, 10 साल में, 8 साल में, 5 साल में जांचें कराई होंगी, और उन जांचों का अधिकतर ग्लूकोज क्या आया, 250 आया, 300 आया, 400 आया, तो हम उसका औसत बोलेंगे कि भाई ये इसका औसत रहा है। और किसी भी पेशेंट का औसत ग्लूकोज आपको एक उसके बारे में पिक्चर बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर, कि व्यक्ति कौन है, इसका व्यवहार कैसा है, ये किस तरह से अपने डायबिटीज को मैनेज कर रहा है, अच्छा तरीका है या बुरा तरीका है, ये लापरवाह है या समझदार इंसान है, डिसिप्लिन पर्सन है, ये सब कुछ इस औसत ग्लूकोज से समझ में आता है। तो औसत ग्लूकोज को लेकर सब कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या भरे। वो क्या करते हैं, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वही भर देते हैं, उसमें उसके नीचे एक और कॉलम है कि वर्तमान ग्लूकोज लेवल क्या है। वर्तमान ग्लूकोज लेवल जहां पूछा गया है ना, वहां पर आपको बताना है। अपन वापस उसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। कर रहा हूं मैं, इस फाइम का पॉइंट नंबर है 6, आज तक की औसत ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल क्या रही, फास्टिंग और पीपी। और इसके नीचे लिखा है पॉइंट नंबर 7, वर्तमान में शुगर लेवल क्या है। तो जो वर्तमान में शुगर लेवल पूछा गया है, वो आज 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले का पूछा गया है। हम दोनों जगह वही भरते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। जो पुराने साथी जिनके फॉर्म मेरे पास में आते हैं, या जब मैं पेशेंट से बातचीत करता हूं, उनके फॉर्म देखता हूं, तो अक्सर यहाँ पर ये गलती देखी जाती है। तो जो औसत ग्लूकोज मांगा गया है, तो औसत ग्लूकोज का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को 7 साल से डायबिटीज था, 7 साल में जब जब उसने चेक किया, तो उसका डायबिटीज का लेवल क्या रहा, ये औसत ग्लूकोज है। और औसत ग्लूकोज आपको अपनी समझदारी से भरना है। अगर फास्टिंग पीपी ना हो तो रैंडम आर डालकर रैंडम डाल दो कि मेरे अनुसार इस व्यक्ति का औसत ग्लूकोज इतना रहा होगा। वो उनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट जो आपको इंफॉर्मेशन देता है। और हमारे लिए औसत ग्लूकोज जानना इसलिए जरूरी है कि आप जो औसत ग्लूकोज पर, देखिए डॉक्टर तो वो करेगा ही करेगा, डॉक्टर तो पूछेगा ही पूछेगा, और हमको भी पूछना है, क्योंकि जितना अच्छा इंफॉर्मेशन हम फॉर्म में भरकर देंगे, उतना ही हमारे डॉक्टर को उनके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा, और भविष्य में आपके लिए भी काम करना आसान हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम आते हैं और बात करते हैं दैनिक दिनचर्या, और दोनों फॉर्म भर दिए बढ़िया तरीके से, एकदम चकाचक, रिपोर्ट्स को अपलोड कर दिया। यहाँ से रिवर्सल प्रोग्राम शुरू हो गया, और रिवर्सल प्रोग्राम के लिए आपको फॉर्म नंबर, फॉर्म ए और फॉर्म बी दिया गया है। ये है फॉर्म ए, ठीक है। फॉर्म ए के है 9 पॉइंट और फॉर्म बी के है 11 पॉइंट। फॉर्म ए के अंदर 70 पॉइंट का ये एक प्रकार से चेकलिस्ट है। आपको ये फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान रखना है किन किन बातों का। यहाँ पे मरीज का नाम ढंग से लिखना है, उसका आईडी नंबर ढंग से लिखना है, रिपोर्ट की तिथि ढंग से डालना है। अगर वो व्यक्ति पॉइंट ए का, ए नंबर का पॉइंट पूरा करता है तो यहाँ पे राइट करना है, नहीं तो यहाँ पर क्रॉस करना है। क्या करना है? क्रॉस। अगर ये पॉइंट पूरा नहीं करता है तो इस तरीके से क्रॉस कर देना है। क्लियर? अब जहां जहां वो पूरा कर रहा है वहां वहां राइट लगाना है, जहां जहां पूरा नहीं कर रहा है वहां पे माइनस करना है। और फिर जो राइट कर रहा है उसका टोटल जोड़ कहां लिखना है आपको? तो यहां लिखना है, इस जगह पर। डीआरपी परसेंटेज कितना आया, 70 में से कितने नंबर दे रहे हो आप। जब टीचर हमारे कॉपी को जांचते थे तो वहां पे लिखते थे 70 में से इतने नंबर आए। तो आपके पेशेंट के लिए, आप टीचर हो, आपको उसका पेपर जांचना है हर महीने कि वो आपके रूल का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसको यहाँ पे मार्क्स देना है, पूरी ईमानदारी के साथ देना है। बेईमानी करेंगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। पहली बात, डॉक्टर से बातचीत में बातें क्लियर होती हैं, और जब आपके द्वारा लिखी गई बातें और वहां पर मरीज द्वारा कही गई बातों में तालमेल नहीं बनता है तो थोड़ा कंपनी को भी तकलीफ होती है, और वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि एज ए स्वास्थ्य प्रचारक
हमको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जब आप फॉर्म बी भरेंगे तो ये फॉर्म कितने का है? 30 नंबर का है ना। सेम पोजीशन यहाँ पे भी रहेगी। जब पूरा आप इसको राइट रॉन्ग कर देंगे तो यहाँ पर जो नंबर आएंगे उसको यहाँ पर रखना है, और इस फॉर्म ए और फॉर्म बी को हर महीने की 1 से 10 तारीख में पेशेंट का भरना है, और इसको अपलोड कर देना है कहाँ पर? कंपनी की वेबसाइट में, अदर रिपोर्ट में DPRF लिखना है, स्पेस देके फॉर्म ए हो तो ए लिखना है, बी है तो बी लिखना है, ठीक है। उसको अपलोड कर देना है पेशेंट की आईडी के ऊपर हर महीने की 1 से 10 तारीख में। अब आपके साहब मैंने पेशेंट को 21 तारीख को जोड़ा, अब 1 महीने बाद भरूंगा फॉर्म? नहीं, 21 को जोड़ा, 1 से 10 में भर दो, क्योंकि 1 से 10 में आप अगर फॉर्म भर देंगे तो आपका भी टेंशन खत्म हो जाएगा, आपको भी पिक्चर क्लियर होगी कि यार ये व्यक्ति क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो अब मुझे पूरा महीना ऐसे जो बातचीत करना है, हर 4 दिन में 5 दिन के अंदर बातचीत करना है, तो वो बातचीत क्या करना है? ये पॉइंट पूरे करवाना है। तो दोस्तों, आपको फॉर्म ए के 70% पूरे करवाना है, इसलिए पहले आप फॉर्म ए के मास्टर बन जाओ, और फिर फॉर्म बी के भी पॉइंट पूरे कराना है बाद में, तो उसको बाद में भी चलेगा, पर उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पूरे करवाना है। तो उसमें से कुछ नियम तो बहुत ही आसान है, जो पेशेंट ऐसे ही कर लेता है। फॉर्म ए भी मुश्किल नहीं है। फॉर्म ए के 9 पॉइंट मुंह जवानी याद होना चाहिए। किसको याद है? कौन सुनाएगा? और हाथ खड़ा करो। ओके, भार्गव साहब। यस। फॉर्म ए। क्या आपका मरीज क्या आपका मरीज उचित संतुलित आहार ले रहा पढ़ के नहीं, पढ़ के नहीं, पढ़ के नहीं, बिना पढ़े। क्या आपका मरीज उचित आहार ले रहा है? हाँ। और विटामिन डी B12 की चेकिंग करा रहा है कि नहीं? हाँ। और फुल बॉडी चेकअप कर रहा है कि नहीं? हाँ। इसके अलावा वो हमारा जो डॉक्टर पैनल है उसके फोन उठाता है कि नहीं? तो शोध प्रेरणा से प्रेरित है कि नहीं? उसे ठीक होना भी है कि नहीं होना? हाँ। और इसके बाद में फिर नियमित रूप से उचित आहार का पालन करता है, वो जो BMI के हिसाब से। बिल्कुल भार्गव साहब, बिल्कुल सही जा रहे हैं, पर कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। मुद्दा ये नहीं। देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको आपको समझना है। आप अपने कार्य से प्यार करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो फिर ये याद होना चाहिए। जैसे आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बात की पहचान इस बात से होती है कि उसका बर्थडे याद है कि नहीं, है ना। और कोई अचानक पूछ ले कि भाभी जी का बर्थडे क्या है, उस समय अगर जरा सी भी ऊपर नीचे हो जाए लड़ाई हो जाती है। शाम का खाना नहीं मिलता है। तो ये सवाल, एक बात समझिए, ये सवाल इस बात का नहीं है। हमेशा जो मेरे गुरु रहे उन्होंने एक ही बात मुझे सिखाई है कि संदीप, यदि तुम तुम्हारे कार्य से प्यार करते हो ना, उसमें कोई कमी रहेगी नहीं। कैसे कमी रह सकती जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हो? सोचो आप। तो भार्गव साहब तो वैसे ही हमारे सामने एक उदाहरण है, मतलब वो तो हर जगह पहला नंबर हाथ उठाते हैं, इसलिए वो अपने आप को प्रूव करते हैं। बाकी सोचते हैं कि पहले भार्गव साहब बोले फिर हम बोलते हैं। पर अब मैं एक नया पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। क्यों आपको याद नहीं होता? क्यों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता? क्यों आपके अंदर से वो बात नहीं आती, अरे यार मैं क्यों नहीं याद कर रहा हूं इसको? और फिर हम लोग शिकायत करते हैं कि सर वो आता नहीं। धन धन पैसा नहीं आता, कैसे आएगा? आप मोहब्बत ही नहीं करते उससे। पहले मोहब्बत करना तो सीखो। जब आप ये जानते हो कि रिवर्सल के लिए 9 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मुझे करवाना है, तो मुझे तो लगता है कि आपको नींद में भी याद होना चाहिए। फॉर्म ए 9 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 भोजन से संबंधित है। पॉइंट नंबर 2 हमारा विटामिन B12 और विटामिन D3 की जांच से संबंधित है। पॉइंट नंबर 3 इंटरमिटेंट फास्टिंग से संबंधित है। पॉइंट नंबर 4 मॉर्निंग वॉक से संबंधित है। पॉइंट नंबर 5 योग प्राणायाम से संबंधित है।
पॉइंट नंबर 6 हमारी नींद से संबंधित है। पॉइंट नंबर 7 हमारी रिपोर्ट से संबंधित है, जो हम फास्टिंग, पीपी और बाकी रिपोर्ट्स कराते हैं। पॉइंट नंबर 8 हमारे हर्बाई उत्पाद लेने से संबंधित है। और पॉइंट नंबर 9 हमारे स्वास्थ्य प्रचारक से बातचीत उस पेशेंट की हो रही कि नहीं, डॉक्टर से हो रही कि नहीं, इससे संबंधित है। ये 9 के 9 पॉइंट मेरे जहन में, मेरे हर रोम रोम में बसे हुए। पॉइंट नंबर 1 जो खाने से संबंधित है, उचित आहार से, उसमें भी ABCD 4 पॉइंट है, जिसमें ए पॉइंट ये कहता है, उसके भी 3 पॉइंट है। क्या नहीं लेना है, क्या संतुलित मात्रा में लेना है ना, और क्या ज्यादा मात्रा में लेना है। वहीं पर पॉइंट नंबर 2 हमको क्या बता रहा है कि भाई BMI के अनुसार भोजन करना है। वहीं पर उसका पॉइंट नंबर C क्या बता रहा है ना, आज की कंडीशन में कि भाई आपको मेरे ख्याल से 1 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी लेने के साथ लेना है। और डी नंबर पॉइंट क्या बता रहा है कि भरपूर मात्रा में सलाद लेना है। अब ये पॉइंट बोलते समय आपको लग रहा है कि मेरे सामने पॉइंट है, मैं तो बिल्कुल आपके कैमरे के सामने दिख रहा हूं। आपको लगा मैंने पढ़ के बोला है? तो सारे पॉइंट याद है कि नहीं है? तो मोहब्बत करना पड़ेगी अपने काम से। अगर आपको अपने काम से मोहब्बत होगी तभी तो काम याद होगा ना। वो सफलता चाहते हैं हम जीवन में जो सर्वोत्तम हो, तो प्यार भी सर्वोत्तम करना पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल रखिए कि अपना काम, अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट 9, इसके हर पॉइंट के पीछे अगर मेरा पेशेंट ये काम नहीं कर रहा है तो मुझे कैसे करवाना है, ये सोच, इसकी ट्रेनिंग आपको बकायदा मिलेगी। वो 6 दिन की ट्रेनिंग में 5वें दिन 1-1.25 घंटे का वीडियो है। एक एक पॉइंट के बारे में वहां पे बताया गया। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो अपलाइन से। आपके अपलाइन को नहीं समझ में आ रहा, उसके अपलाइन से पूछो। उसको नहीं, उसके अपलाइन से पूछो। वहां नहीं आ रहा, मुझे पूछो। पर तब तक चुपचाप न मत बैठो जब तक फॉर्म ए के सारे 9 के 9 पॉइंट कैसे पूरे करवाना है कस्टमर से, वो आपको तरीका ना मालूम पड़ जाए। बस यहीं पर आपकी जीत है। यहीं आप जीत गए। यहीं आप अपने पेशेंट को रिवर्सल लेकर जाएंगे। जब मैं कल हरिहर जी के सामने आपको बात कर रहा था कि उनके पेशेंट से मैंने बातचीत करी, वो कॉन्फिडेंस है, मुझे काम करना है, मुझे इनसे काम करवाना है, कैसे नहीं करेंगे। हाँ, अब वो तरीका देखिए आपको भी होना चाहिए। आप कहेंगे साहब कभी कभी पेशेंट हमारी बात नहीं मानता, बिल्कुल सही है। अगर मेरे पेशेंट भी तो मेरी बात नहीं मानते, थर्ड पार्टी रूल इस्तेमाल करना पड़ता है, तो अपलाइन को इस्तेमाल करो। उनसे बोलो कि सर ये व्यक्ति है, इसका ये हिस्ट्री है। क्या लिखा है सी पॉइंट में? प्रोटीन, फाइबर, तो संतुलित आहार ले रहे हैं क्या? नहीं, आपका पॉइंट समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं दुबे साहब? हाँ सर जी, जो सी पॉइंट है ना, उसमें सी पॉइंट में फाइबर और युक्त प्रोटीन आहार ले रहे कि नहीं है। मतलब जो ABCD पॉइंट है ना, पॉइंट 1 में, सी पॉइंट में है कि फाइबर युक्त और प्रोटीन युक्त आहार ले रहे कि नहीं ले रहे हैं, ये है। तो उसका अर्थ क्या है? संदर्भ जो समझाया ना वो ये है कि 1 रोटी के साथ 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी। हाँ, वही। हाँ, मतलब फाइबर, प्रोटीन और ये सब कब जाएगा उसके अंदर, है ना? प्रोटीन की मात्रा कब जाएगी? जब आप खाने का तरीका अपनाएंगे, 1 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी। तो मैंने उसका अर्थ समझाया, है ना? वो फाइबर प्रोटीन उसको भी समझ में नहीं आएगा ना, अपने भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है? 1 रोटी के साथ 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, मतलब संतुलित आहार हो जाता है। ओके, चलेगा। तो ये जो फॉर्म ए और फॉर्म बी है, ये उसको रिवर्स कर देगी। तो जो व्यक्ति फॉर्म ए फॉर्म बी का मास्टर हो जाएगा, फॉर्म ए में पूरा 70 पॉइंट पूरा करवाओ, और फॉर्म बी में 30 में से अगर 15 पॉइंट भी पूरे करवा रहे हो तो आप जीत गए, हो गया काम खत्म। अब फॉर्म ए में कौन सा पॉइंट ऐसा है जो पूरा करवाने में तकलीफ आती है? बोलिए। जब तक थोड़ा समय अपने पास में, उसको डेमो में लेते हैं।
जो नए साथी है उनको तो मालूम ही नहीं है अभी क्या है, क्योंकि उनको तो अभी ट्रेनिंग हुआ ही नहीं फार्मे का। तो आपको वीडियो नंबर 5वें दिन का डे 5 का वीडियो देखना है फार्मे का। अब जो पुराने साथी है उनको किस में तकलीफ आ रही है बोलिए, हाथ खड़ा करिए, मैं आपका माइक ओपन करता हूं। अरे अली साहब भी हैं, अली साहब को कोर्स किया है। यस बोलिए दोस्तों, कौन से इसमें तकलीफ आ रही है? बोलेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कौन सा पॉइंट है जो आपका पेशेंट पूरा नहीं करता? एक पॉइंट का डेमो लेना चाहते हैं? नो पॉइंट का डेमो नहीं ले सकते अभी? कोई भी एक पॉइंट बोलिए, आपको लगता है कि वो मुश्किल है, नहीं हो पाता है। चुप रहने का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बोलिए। सिंगला साहब ने हाथ खड़ा किया है, बोलो साहब, बोलो सिंगला साहब। सर ज्यादातर प्रॉब्लम आती है B12 और D3 के अंदर। ओके, हरिहर जी ने डाला योग प्राणायाम में सबसे ज्यादा तकलीफ आती है। ओके ओके, B12 और D3, क्या आंसर है सिंगला साहब इसका? मतलब पेशेंट जो है ना उसको कराने में आनाकानी करता है। अगर उसको कराने में आनाकानी कर रहा है तो पहले मुझे बताइए कि मैं पेशेंट हूं आपका, मैं आनाकानी कर रहा हूं, ठीक है? आप मुझे सबसे पहले बोलेंगे क्या, क्यों कराना है मुझे? कराने क्योंकि हमें B12 और D3 के कारण जो प्रॉब्लम आती है रिवर्सल में, जब तक हमें इसका B12 या D3 की कमी के कारण रिवर्सल में प्रॉब्लम आती है, ये अब कुछ कुछ लोग समझना शुरू कर गए हैं कि जो कराते हैं। नहीं एग्री, मैं तो ये कह रहा हूं मैं आपका पेशेंट हूं, मैं नहीं करा रहा। आप मुझे क्या बोलेंगे शुरुआत में जिससे कि मैं इम्प्रेस हो पाऊं B12 कराने के लिए? मुझे क्या बोलेंगे आप? हाँ, मुझे आपको ये बोलना है सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके रिवर्सल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ताकि मुझे D3 आपको पूरा करना है या B12 की कमी के कारण आपका रिवर्सल में रुकावट आ रही है, तो इसलिए ये जानकारी टेस्ट कराना जरूरी है। ओके, क्या ट्रेनिंग में ऐसा सिखाया गया है? B12 D3 की डेफिशिएंसी के कारण नहीं है हमें। कौन बताएगा? यस राजन जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप आंसर देना चाह रहे हैं क्या? आप माइक ओपन करिए। सर जी, मेरे पेशेंट के साथ में ना हर पेशेंट के साथ अलग अलग प्रॉब्लम आता है। कोई पेशेंट क्या नाम है उचित आहार विहार नहीं का सेवन करता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि वो अपने नियमित दिनचर्या में से मॉर्निंग वॉक करने प्रॉब्लम उन्हें जाता है। और कुछ ऐसे पेशेंट है ना वो नियमित मतलब कि दवा भी नहीं लेते हैं नियमित, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। 4 मेरे पेशेंट ऐसे हैं कि उनको समझाने में बहुत दिक्कत जा रहा है। वेरी गुड, अलग अलग उनके इश्यू हो जाते हैं प्रॉब्लम। हाँ, तो हर प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है वही तो बात हो रही है यहाँ पर। जी सर, यही तो बात हो रही है कि हर प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। जब आप उसका फॉर्म भी भर रहे हैं और आपको मालूम है कि मेरा ये पेशेंट नियमित तौर पे दवा नहीं लेता, तो फिर अब आपको पीछे पड़ जाना है उसके। और इसलिए हर पेशेंट से 5 दिन में अंदर बात करना है, 5 से 6 दिनों में, 5 से 6 दिनों में, 5 से 6 दिनों में आपकी बात पेशेंट से होना ही चाहिए। रोज का 2 घंटा, रोज का 2 घंटा, यदि आपके पास 20 पेशेंट हैं तो रोज का 2 घंटा आपको देना ही देना है अपने पुराने पेशेंट को। यदि आपके पास 10 पेशेंट है तो रोज का 1 घंटा आपको देना ही देना है अपने पुराने पेशेंट को। जो स्वास्थ्य प्रचारक रोज अपना 1 घंटा अपने पुराने पेशेंट को देगा या रोज का 2 घंटा पुराने पेशेंट को देगा, उसमें कहीं तकलीफ नहीं आएगी। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा आप सबसे कि पहले आप वो 5वां दिन का वीडियो खोलकर देखिए सब जने।
और मैं तो पर्सनली कॉल आप सबको करने वाला हूं, पर मेरे लिए सबको कॉल करना पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों को मैंने सिलेक्ट किया है, मैं उनका कॉल अब स्टार्ट मेरा चल ही रहा है और चलता रहेगा। और स्पेशली अब मैं उन्हीं लोगों पे फोकस करने वाला हूँ, बाकी सबको ट्रेनिंग में देने वाला हूँ। आपके नीचे आपको डेवलपमेंट करना है, वो जवाबदारी मेरी नहीं है। पढ़ाने के बाद उसकी एग्जाम लेना ये आपकी जवाबदारी है। मैं उतने ही लोगों की एग्जाम ले पाऊंगा जितने की मेरी कैपेसिटी। मैं सबके एग्जाम नहीं ले सकता, तो आपको अपनी टीम की एग्जाम लेना है। अब यहाँ पर जब राजेंद्र दुबे जी ने बोला तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे को तो सारे पॉइंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, जबकि ट्रेनिंग आपका हो चुका है, वीडियो भी आपके हाथ में दिया जा चुका है, उसके बाद भी आप उस वीडियो से सीख नहीं रहे। अभी सिंगला साहब ने भी आंसर दिया पर पूरा नहीं दिया। अभी बीबू साहू जी का भी मैसेज आया है, वो बोल रहे योग प्राणायाम में, कपिल जी भी बोल रहे योग प्राणायाम में, कोई वार्निंग वॉक में बोल रहा है। इन सब बातों का जवाब हमको दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं किसको जवाब याद है, वो हाथ खड़ा करिए। कोई भी जवाब याद हो, खाने का जवाब याद हो, खाने का क्या हमने तरीका सिखाया है, अगर खाने की बातें नहीं मानता है तो। विटामिन B12 D3 के लिए क्या आंसर दिया है, मॉर्निंग वॉक के लिए क्या आंसर दिया है। और आपको तो जानकर वो मेरे पहले ही फॉर्म में सिखाया, फॉर्म ए में, सभी लोग ध्यान से सुनिए। यस वेरी गुड हरिहर जी, मैं आपको अभी मौका दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। फॉर्म ए के 9 नियमों में सिर्फ पहले 5 नियम का ही आंसर समझना है, बाकी 4 नियम तो नियम ही ढंग से, मतलब वो तो आप ही को फॉलो करवाना है। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, 7 घंटे की नींद लेना, 6 से 7 घंटे की। हर कोई लेने को तैयार है, आप और हम तो रोज ले रहे हैं। तो नींद ना आना प्रॉब्लम है तो उसका इलाज डॉक्टर करेंगे, बाकी तो हर आदमी सो रहा है, सोना चाहिए आराम से। तो 6 नंबर का पॉइंट तो कोई मतलब ही नहीं है। 7 नंबर का पॉइंट क्या कहता है, रिपोर्ट कराना, वो तो हमको कराना है, पेशेंट को हमको याद दिलाना है, वो भी हमारे ऊपर है। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, प्रोडक्ट समय पे ले रहा है कि नहीं ले रहा। अरे भाई, जब आप प्रोडक्ट, अगला पिछला प्रोडक्ट आपने 2 तारीख को दिया, इस बार 2 तारीख को खत्म नहीं हुआ, पहले महीने में पकड़ लिया आपने, ये समय पे नहीं लेते हैं, अब तो पीछे पड़ जाओ। हर 4 दिन में लिया कि नहीं, हुआ कि नहीं, लिया कि नहीं, हुआ कि नहीं। जब तक आप कंफर्म न हो जाओ कि वो रेगुलर ले रहे हैं, छोड़ तो नहीं रहे हैं, कितना समय पेनल्टी लगाऊंगा आपके ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट समय पे जाना ही चाहिए। तो पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है, आपसे बात होना है। अभी 4 पॉइंट में क्या बड़ा है, तो मुख्य है पहले 5 पॉइंट, खाना, विटामिन B12 D3, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ठीक है, और आज की कंडीशन में मॉर्निंग वॉक और योग प्राणायाम। अब अपने पास इतना समय नहीं है कि 5 पॉइंट का मैं आंसर दूं, इसलिए वीडियो आपको दिया गया है, 1-1.25 घंटे का वीडियो है वो, डे 5 वाला, उसको आपको देखना है। अभी हम लेते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, सॉरी विटामिन B12 D3। तो क्या कहा गया विटामिन B12 D3 के बारे में, बोलो, कोई बोलो। अब सबके माइक ओपन करता हूं, माइक पे चलो, पहले हरिहर जी आ जाओ, आपका माइक ओपन करो हरिहर जी। आप किसका सर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी मुझे जहाँ तक पता है मैं बता रहा हूँ, बोलिए। इसलिए कि अगर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी रहेगा तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस में तकलीफ आएगा। और अगर D3 डेफिशिएंसी होगा तो हमारे इंसुलिन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगा। अब आप, मैं पेशेंट हूं, मुझे समझाओ ना क्या है आपने। हाँ, तो अब मुझे आप इसको समझाओ, मतलब ऐसे सरल भाषा में समझा, मतलब आप सही बोल रहे हो पर मुझे समझाओ, मेरे को समझना है, मैं पेशेंट हूँ। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ, अगर B12 का डेफिशिएंसी रहेगा तो पहली बात ये है कि हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर B12 कमी रहेगा तो रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। दूसरी बात ये है, डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है जो कि हमारे नॉर्थ के ऊपर। समझाओ, सिंगला साहब बैठे, उनको समझाओ, वो सिंगला साहब आपके पेशेंट। हाँ सर, सिंगला साहब, तो अगर B12 का डेफिशिएंसी रहेगा तो दूसरी नुकसान ये होगा हमको कि डायबिटीज पेशेंट को सबसे पहले नर्व का प्रॉब्लम होता है, जो पाँव में दिक्कत आता है, इसलिए नर्व का प्रॉब्लम सबसे पहले होता है। तो अगर B12 डेफिशिएंसी रहेगा तो हमारा नर्व प्रॉब्लम ज्यादा आएगा, तो इसी वजह से हमको B12 का जांच करना है। तीसरी फायदा ये है कि हमारा अगर B12 डाउन रहेगा तो हमारे बॉडी में वीकनेस रहेगा, हमारे इम्यून सिस्टम भी कमजोर रहेगा, इसके लिए बाहर से कोई भी फ्लू या कोई भी
प्रॉब्लम हमको जल्दी अटैक कर लेगा। इसलिए हमको विटामिन B12 को मतलब अच्छे लेवल पे रखना है। और दूसरी बात है D3 इसलिए हमको जांच करवाना है क्योंकि D3 अगर डेफिशिएंसी रहेगा तो हमारा इंसुलिन क्रिएशन में दिक्कत आएगा, जिसके वजह से हमको D3 डेफिशिएंसी नहीं रखना है। दूसरी बात है इसका भी पूरा डिपेंड करता है हमारे नर्व के ऊपर D3 का। तो डायबिटीज पेशेंट को जो नर्व का प्रॉब्लम आता है हमेशा, उसकी वजह से ही हमको B12 और D3 को बराबर ध्यान देना है और उसका जांच करवाना है। वेरी गुड, आपने पर एक ही चीज को पकड़ लिया, नर्व का प्रॉब्लम, नर्व का प्रॉब्लम, नर्व का प्रॉब्लम। ऐसा क्यों? शायद वो चीज आपके दिमाग में घुस गई या आपने उसको महसूस किया, कहीं आपने उसको महसूस नहीं, मैंने फील भी किया है सर, मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ। जब हाँ, मेरा B12 इसलिए तो आप एक ही जगह घुस गए, जबकि हाँ, ट्रेनिंग में एक जगह ये नहीं सिखाया था, ट्रेनिंग में इतना सा नहीं सिखाया था। हाँ सर। अभी यही देखो, एक बात समझो, एक सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं, हाँ सर। हमारा जो एक्सपीरियंस बन रहा है हम उसको राइट मान जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। जैसे अभी सर। आपके बोलने में एज ए पेशेंट मुझे एक ही बात समझ में आ हाँ रही, सर। नर्व का प्रॉब्लम, नर्व का प्रॉब्लम आपने 5 बार बोल दिया। कुछ क्लियर हो रहा है आर्य जी? हाँ सर। ठीक है, अब हाँ सर। तो यहाँ पर एक बात समझना है, जो ट्रेनिंग दी गई थी उसके अंदर और भी पॉइंट्स थे, बहुत सारी चीजें जो आप पूरे मिस कर गए। अब मुझे मेरे पेशेंट को कन्विंस करना है, हाँ सर। तो मेरे पेशेंट को इस तरह से इससे आपका नॉलेज तो दिख रहा है, पर आपके नॉलेज से मुझे क्या लेना देना? हाँ सर। अगर बात मेरे समझ में नहीं आ रही है तो आपका नॉलेज किस काम का? हाँ सर। हाँ, अब सरल भाषा में मेरा पेशेंट कैसे समझेगा? सिंगला साहब जी सर। देखिए, जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनिए सिंगला साहब। ये जो विटामिन D3 और B12 की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो विटामिन D3 है सिंगला साहब, ये सीधे आपके इंसुलिन प्रोडक्शन पे असर डालता है, ऐसा विज्ञान ने पता कर लिया है। अब जो विज्ञान ने पता कर लिया सिंगला साहब, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, बस आपको उसको सीधा सीधा समझ जाओ कि अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है तो मान के चलना कि इंसुलिन प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, और न सिर्फ इंसुलिन प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा सिंगला साहब, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और ऐसा विज्ञान कह रहा है, और मैं हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, आपके हाथ में मोबाइल है, चैट जीपीटी पे डालकर देख लो। नंबर 1। नंबर 2, विटामिन B12। तो विटामिन B12 की अगर कमी है तो इसका सीधा तो असर नहीं पड़ता है उसके इंसुलिन प्रोडक्शन पर इनडायरेक्टली इसका असर पड़ता है, पर इंसुलिन रेजिस्टेंस पर इसका असर पड़ता है। जहां पे विटामिन D3 का उत्पादन, रेजिस्टेंस दोनों पे असर पड़ता है, इसका रेजिस्टेंस पे असर पड़ता है। और मैं आपको मुख्य बात बताना चाहता हूं कि विज्ञान ने ऐसा पता किया है, साइंस ने ऐसा पता किया है कि मेटफॉर्मिन खाने वाले लोगों में विटामिन B12 की कमी बहुत कॉमन है। ये मेटफॉर्मिन खाने का साइड इफेक्ट है। अब देखिए, आपको 5 साल से डायबिटीज है, आप 5 साल से मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, तो मे भी पॉसिबल कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो, क्योंकि साइंस कहता है कि जो मेटफॉर्मिन खाता है उसका विटामिन B12 कम होता है। अब मैं एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं सिंगला साहब। भारत के बारे में कहा जाता है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, भारत में 80% लोगों में विटामिन D3 की कमी है सर, और लगभग 50% लोगों में विटामिन B12 की कमी है साहब। तब आप मुझे बताइए, इतने जब 80% लोगों में कमी है, ऊपर से आप डायबिटिक हैं, तो ठंडे दिमाग से सोचिए कि हमको जांच करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। यदि आपको विश्वास नहीं तो देखिए, पेपर का कटिंग में लाया हूं, भारत सरकार ने 90% लोगों की जांच कराई। अब क्यों कराई 90% लोगों की जांच? कि गरीब से गरीब लोगों में भी, जो धूप में भी बैठ रहे हैं, उनके अंदर भी कमी आ रही। अब ये कमी क्यों आ रही है, साइंस को, विज्ञान को पता करना है, सरकार को पता करना है। पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कमी है तो हमारा रिवर्सल में बाधा बनेगा। अब आप बताइए, 80% लोगों को ये देखिए, गूगल पे डालते हैं, ये 80%।
देखो कितने लोगों को भारत में विटामिन डी की कमी है, ये देखो सिंगला साहब, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये देखो कितने लोगों में विटामिन डी B12 की कमी है, ये देखो सिंगला साहब। तो क्या लगता है सिंगला साहब, जांच कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल अब मैं अपने पेशेंट को ऐसे समझाऊंगा तो समझेगा ना यार, बिल्कुल क्यों नहीं समझेगा? यस मेरा समझाने का तरीका ही गलत है। उसको जो समझ में आएगा, भाई मैंने ट्रेनिंग में सीखा, फिर उसमें से कोई साइंटिफिक वर्ड ले लिया, फिर मैं साइंटिफिक वर्ड उसको सुना रहा हूं, उसका क्या मतलब है? आप सिंगला साहब से जो मैंने बात करी, एकदम जनरल भाषा में बात करी कि नहीं करी? बिल्कुल सर, मेरी कोई सी बात ऐसी रही कि आपको समझ में नहीं आई सिंगला साहब? सीधे सीधे गढ़ सकते हो, सीधे सीधे सुनाओ ना। तो जो मुख्य मुख्य पॉइंट तो आप खा ही गए। जो सबूत देना है कि विटामिन D3 B12 की कितने की कमी है, वो तो पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया आपने। ना सिंगला साहब ने सुनाया, ना हरियर जी आपने सुनाया। जिससे उसका क्लोजिंग होगा, जिससे वो रिपोर्ट कराने में तैयार होगा, वो चैप्टर ही गायब है। और वो क्या है कि भारत में 80% लोगों में विटामिन D3 की कमी है और भारत में 50% लोगों में विटामिन B12 की कमी है। इधर मैंने B12 को काय से जोड़ दिया, मेटफॉर्मिन से जोड़ दिया। हर डायबिटिक पेशेंट मेटफॉर्मिन खाता है। साइंस कह रहा, मैं थोड़ी कह रहा हूं भैया, विज्ञान ने खोजा है। और ऐसा बार बार बोलो विज्ञान ने खोजा है, मैंने थोड़ी खोजा है। हाँ बिल्कुल। तो सर हमको रिवर्सल के लिए विटामिन B12 और D3 की जांच करना होगी। अब मुझे बताइए, इस तरह से अगर आप अपने पेशेंट से बात करेंगे तो वो जांच करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। बस ऐसे ही पांचों पॉइंटों का आंसर याद होना चाहिए। पहला पॉइंट खाने का, दूसरा पॉइंट विटामिन B12 D3 का, तीसरा पॉइंट इंटरमीडिएट फास्टिंग का, चौथा पॉइंट काय का मॉर्निंग वॉक का, और पांचवा पॉइंट उसको पहले वीडियो को देखो देखो देखो, उसमें से जो समझ में आए फिर कॉल करो। अब आप हमेशा आकर मैं फिर ट्रेनिंग दूंगा तो वो वीडियो बनाने का फायदा क्या है? तो जो डे 1 2 3 4 5 6 दिन का वीडियो है, उसमें 5 तारीख जो है, उस 5वें दिन के वीडियो को देखो और ये पांचों क्वेश्चन के मास्टर बन जाओ। उसमें से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को कॉल करो, सर ये आपने उसमें वीडियो में बोला है, अब इसको जोड़कर मेरे को कस्टमर को क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा है अपनी सरल भाषा में, एक बार आप बता देंगे क्या? मैं आपको रिकॉर्ड कर लेता हूं। अब मैं जानता हूं कि मैंने जब ये बोला तो 2 डिमांड आने वाली, सर रिकॉर्ड करके भेज दो ना वैसे ही, और लिख कर भेज दो ना। अरे पर भाई वो वीडियो जो बनाया है 1.25 घंटे का, उसको सुनो तो सही जाके। रट्टा कब तक मारोगे? थोड़ा उसको समझने का प्रयास करो, जब आप उसको समझोगे तो आप सबको समझा पाओगे, है ना? यस सर। तो मैं आशा करता हूं कि रिवर्सल के लिए आप समझ चुके हैं रास्ता क्या है। मधुमेह प्रश्नावली और आपकी दैनिक दिनचर्या फॉर्म पहले ढंग से भरना है, और फिर फॉर्म ए और फॉर्म बी के नियमों का पालन करवाना है। उसमें फॉर्म ए का नियम का महत्वपूर्ण पालन कराना है। अब बात आती है रेगुलर फॉलो। तो फॉलो आप पे डिपेंड है, मैक्सिमम 7 डेज में होना चाहिए। मिनिमम आप रोज भी बात कर सकते हैं, 3 दिन में भी बात कर सकते हैं, 4 दिन में बात कर सकते हैं, पर 7 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए कस्टमर से बात करने में। 7 डेज कंपल्सरी कॉल आपका ओल्ड कस्टमर को होना ही चाहिए। 7 दिन में उसने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, सब कुछ। अब हमारे रजनीश मिश्रा जी जो हैं, वो तो पेशेंट को जब नया ज्वाइन करते पहले 15 दिन तक लगातार बात करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या है कि उनके आज 18 पेशेंट के रिजल्ट पॉजिटिव है 24 में से। 2 नियम वो पालन करते हैं, एक तो 7 दिन में बात होना पुराने पेशेंट से, जिसमें नया पेशेंट ज्वाइन होगा उसको लगातार 10-15 दिन बात करना, और पहले से कह के रखना कि भाई 8 से 10 बजे के बीच में आपसे बात करूंगा। और एक उन्होंने प्रिंसिपल बनाया है, जो इनसे सीखने वाली बात है। देखो हर इंसान में कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जिससे उसे सीखा जा सकता है, तो उनमें खूबी मुझे दिखी, मैं उनसे खुद सीखता हूँ इस बात को लेकर, और मैं उनसे पूछता भी हूँ आप कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वो एक नया इनोवेशन कुछ लेकर आए। उनसे सीखने में कोई एतराज नहीं, वो वैसे भले उम्र में छोटे हैं, एक्सपीरियंस में छोटे हैं, पर मैं उनसे सीखता हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए कुछ क्रिएट करना है तो मैं ऐसे साथियों को फोन करता हूँ जिनसे मैं लर्न करता हूँ, मैं आप ही से सीखता हूँ। आप में बहुत सारी खूबियां हैं, सब में कुछ खूबियां होती हैं जो मुझे नजर आती है, मैं आपको फोन करके करता हूँ आप क्या करते हैं साहब।
मैं आपसे लर्न करता हूँ, फिर उसको अपनी भाषा में बना के यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम 1.5 घंटे तक इस ट्रेनिंग में बने रहें और इस प्रोसेस को अपनाने से आप पेशेंट को रिवर्सल तक लेकर जा सकते हैं। रिवर्सल आपकी आंखों से दिखेगा, आपके सामने घटित होगा, डे बाय डे घटित होगा, और जब तक इंसान कंप्लीट रिवर्स नहीं हो जाए उसको छोड़ना नहीं। अच्छा रिजल्ट आ जाना पहले 3 महीने का, ये रिवर्सल नहीं है। उसको घर तक पहुंचा कर आना और वहां तक उसका हाथ पकड़ के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। घर तक पहुंचा के आना मतलब पूरा रिवर्स करके आना, बस ये हमारी जिम्मेदारी। कम से कम रिमिशन तक उसका हाथ पकड़ के रखो, वहां तक उसके ऊपर छोड़ो मत। अरे वो तो बहुत बढ़िया कर लेते, ना ना ना, विश्वास करो ही मत। हर आदमी जो बढ़िया करता है, अरे आप और हम जीवन में एक जगह टिक नहीं पाते हैं, तो वो कैसे टिकेंगे? ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उस प्रोसेस पर आप सब लोग चलेंगे, अपनी पूरी टीम को उस पर चलने के मोटिवेट करेंगे और हम मिलकर इतिहास रचेंगे और हिंदुस्तान को मधुमेह से क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रेनिंग में आने के लिए।